अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज द काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ द इंटीग्रेशन। और इसकी स्टेटमेंट में आपके पास ये कि अगर जो है वो आपके पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन है L1 फंक्शन ओवर ई, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो ई आईज जो है फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी द सबसेट्स ऑफ ये सारी की सारी कलेक्शन जो है वो ई आईज जो है ये सारे के सारे सबसेट्स हैं ई के फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। और ये जो कलेक्शन है आपकी ये इसको ये जो ये वाली कलेक्शन गिवन कलेक्शन है, ये मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। काउंटेबल एडिटिविटी में गिवन है if f is an integrable function and you have a collections of mutable functions, mutable subsets of e, countable collection of mutable subsets of e such that they are relatively disjoints. Relatively disjoints का मतलब ये है कि e I intersection e j जो है वो आपके सारे के सारे एम्प्टी है for all I is not equal to j, ठीक है। सो ये एंड एक तो ये चीज है और दूसरी चीज ये है कि यूनियन फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी ई आई जो है ये आपकी बेसिकली किसके इक्वल है, ये आपकी ई के इक्वल है, ठीक है। सो यू हैव अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ अवेलेबल सबसेट्स ऑफ ई which are relatively disjoint. Relatively disjoint का मतलब ये है कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करें। देन काउंटेबली एडिटिविटी है। तो काउंटेबली एडिटिविटी ये है कि इंटेग्रल ऑफ ई जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, जो कि एक्चुअली इक्वल है इंटीग्रल ऑफ यूनियन फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी आई, ठीक है, ऑफ एफ इज एक्चुअली इक्वल टू द समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रल्स ऑफ ई आई ओवर एफ, ठीक है। सो ये इसलिए इसे काउंटेबल एडिटिविटी कहते हैं क्योंकि फाइनाइटली एडिटिविटी में अगर आपको याद हो आपने इंटीग्रल्स ऑफ ए यूनियन बी एफ, अगर आपके और बी दोनों डिस्जॉइंट्स हैं सो दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ ए एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एफ के इक्वल है। और इसी को यूज करके आप जो है वो फाइनाइट सेट्स के लिए भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल्स ऑफ यूनियन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन ई आईज, और सारे के सारे ई आईज जो है वो रिलेटिवली डिस्जॉइंट्स हैं। एफ इज इक्वल टू द इंटीग्रल्स ऑफ is equal to the summation for I from 1 to n integrals of f over all ei's, ठीक है। सो ये एडिटिविटी ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कर लेती है फाइनाइटली एडिटिविटी को, बट दिस रिजल्ट इज अबाउट द काउंटेबली एडिटिविटी, ठीक है। सो प्रूफ जो है वो मैं आपको ये मैंने आपको सारी स्टेटमेंट एक्सप्लेन की है कि अगर आपके पास एक L1 फंक्शन है और डिफाइन है वेरिएबल डोमेन ई पे, और ई में ई की एक पार्टीशन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है जो कि आपस में रिलेटिवली डिस्जॉइंट्स है और जो है उनका यूनियन ई के इक्वल है, देन द इंटीग्रल ओवर ई इज इक्वल टू द सम ऑफ infinite sum of the integrals of ei's of the functions, ठीक है। सो इसका जो प्रूफ है दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। लेकिन उससे पहले मुझे एक सीक्वेंस, तो बेसिकली प्रूफ के लिए जो मेरा जो मेरा टूल है दैट इज द, in order to prove this results I will use the dominated convergence theorem, ठीक है। और डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम में आपको याद हो आपका जो सीक्वेंस था वो डोमिनेट, जो एक फंक्शन था वो डोमिनेट करता था फुल सीक्वेंस को। सो उसके लिए अब डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम जो है ये कोई थ्योरम नहीं है, लाइक इसमें मैं इसे एज एन टूल यूज करूंगी, सो इट्स एन थ्योरम। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन ये है कि आपके पास एफ जो है वो एक L1 फंक्शन है ई पे। सो फॉर n इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 आई विल define basically for n is equal to 1 define en में ले रही हूँ किसके इक्वल, यूनियन फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n e के, ठीक है। फर्स्ट जैसे e1 आपका e1 है, e2 आपका e1 यूनियन e2 है, e3 आपका e1, सो इस तरह से
अच्छा, अब आप डिफाइन करें, आपने डिफाइन करना है एफ एन। एफ एन किसके इक्वल हो? नाउ डिफाइन एफ एन। क्योंकि आपने डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना, सो यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज डोमिनेटेड बाय सम इंटीग्रेबल फंक्शन। और एक्चुअली हमारे पास एक इकलौता ही इंटीग्रेबल फंक्शन है, सो हमने ऐसा सीक्वेंस जनरेट करना है जिसे कि एफ डोमिनेट कर रहा है। सो एफ एन जो है वो मैं डिफाइन कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ईयर। ठीक है। अब अगर मैं इसको और से देखूं तो जो आपका एफ एन एक्स है वो किसके इक्वल है? वो बेसिकली इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, अगर आपका एक्स जो है वो ई एन में है। ई एन का मतलब ये है कि अगर वो पहले एन सेट्स में से है जैसे, और वो जीरो होगा अगर आपका एक्स जो है वो ई एन में है। सो इसको अगर आप देखें तो पॉइंट वाइज इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, इस पूरे सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? एज एन इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो आपकी एफ एफ ऑफ एक्स होगी। वो कैसे? वो इस तरह से कि जैसे जैसे एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपका ई एन जो है वो ई को अप्रोच कर रहा है। सो एज वेल एज सिंस, अब जैसे जैसे आपका एन जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज योर ई एन जो है वो अप्रोच कर रहा है ई को। तो तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो आपका ये जो ये वाला पार्ट है ये आपका वेनिश्ड होता जाएगा, एंड एट द एंड योर एफ एन इज कन्वर्टेड टू एफ। ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है आपकी। सो ऑल्सो, सो एक तो ये आपने ऑब्जर्व किया है कि जो आपने एफ एन डिफाइन किए हैं, इसमें आपका एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स यहाँ मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पे ये कि पूरे के पूरे फंक्शन जो है ये कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा रफ हो गया, बट मेरा पर्पस बेसिकली आपको आइडिया देना है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एफ ऑफ एक्स को ऑन ई पे। ठीक है। और नेक्स्ट, पहली तो कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस होनी चाहिए, लेकिन सीक्वेंस को किसी इंटीग्रेबल फंक्शन से डोमिनेट भी करना है। तो आपको ये अब ये आपकी एफ एन एक्स की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है? वो आपकी क्या है? एफ ऑफ एक्स है अगर आपकी एक्स जो है वो ई एन से है, और ये जो है ये जीरो है अगर आपकी एक्स जो है वो ई एन से बाहर है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि जो आपका एफ एन एक्स जो होगा वो लेस देन मोड ऑफ एफ एन एक्स जो होगा वो आपका वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स होगा। वो इसलिए कि डेफिनेटली अगर ई एन में से तो है तो एफ ऑफ एक्स आएगा तो इक्वालिटी आ जाएगी, अगर ई एन से बाहर है तो जीरो आ जाएगा, तो स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, so this implies that your fn is dominated by the integrable function f for all n. ठीक है। so the using the dominated convergence theorem, तो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम को अगर आप यूज करें तो आप ये कह सकते हैं कि लिमिट एन इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो इंटेग्रल्स ऑफ एफ के इक्वल होगा ओवर ई पे। ठीक है। और ये भी आपका जो है ये बेसिकली आपको ई पे है। ठीक है। लेकिन इसको मैं कोई एन वन का नाम दे देती हूँ। लेकिन ये जो चीज है, ये चीज ये है क्या? इंटेग्रल्स ऑफ ई एफ एन जो है वो बेसिकली क्या होगा? इंटेग्रल्स ऑफ ई एफ एन क्या है आपका? एफ इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ई है। सो ये चीज मैंने आपसे बताया, आपको बताया था कि ये चीज लास्ट वीडियो में इज एक्जैक्टली इक्वल टू ओवर द इंटेग्रल ऑफ ई है इंटू एफ। अच्छा, अब ये ई एन बेसिकली है क्या? ये ई एन है आपका इंटेग्रल ऑफ यूनियन फॉर के इज इक्वल टू 1 to n ई के, और ये आपकी एफ है। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द समेशन के इज इक्वल टू 1 to n
इंटेग्रल्स ऑफ ई के, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन 1 में इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। सो यूजिंग 1 लिमिट एन summation k is equal to 1 to n integrals of ek and f is equal to the integrals of e over n. अब मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, सो लिमिट का मतलब यह है कि इट्स इनफिनिट सम, बिकॉज इट्स बेसिकली दिस इज द पार्शियल सम, क्योंकि आपका इंटीग्रल ई एन ओवर एफ इज अ नंबर, तो ये फर्स्ट एन टर्म्स का जो है वो सम है, सो इट्स अ पार्शियल सम, सो दिस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रल्स ओवर ई के, या आप इसे n इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी कह दें, इंडिसेस चेंज कर दें, सो f इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ ई एफ, और ये चीज आपने प्रूफ करनी है, ठीक है।